हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सरवाला में। और आज मैं लेकर के आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स की क्लास। ठीक है, 12th की फिजिक्स की क्लास। और अभी हम क्या देख रहे थे, गॉस के प्रमेय के आगे का पार्ट देख रहे थे और हम देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुप्रयोग देख रहे थे। ठीक है, किस तरीके से हम अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये शायद हमारा चौथा पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अनुप्रयोग में चौथा पॉइंट है। और हम क्या निकाल रहे हैं, एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज की क्लास में हम ये देखेंगे। और ये आज हमारे पहले चैप्टर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेशता क्षेत्र की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। अब जो हम देख रहे हैं, गोली कोश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, एक गोली पृष्ठ है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये एक गोली पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास गोली पृष्ठ है। और सपोज कर लो इसकी जो रेडियस है ये है कैपिटल आर। क्या है, ये हमारी काम कैपिटल आर है। और इस गोली कोश को हम प्लस क्यू आवेश क्या दे दिए हैं, हमने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया। क्या दे दिया है, प्लस क्यू आवेश दे दिया। इसको क्या दे दिया, प्लस क्यू। और ये इसका सेंटर है ओ। क्या है, ये इसका केंद्र है ओ। अब अगर हम बात करें, इसकी त्रिज्या आर है, हमने ये बताया आपका केंद्र से परिधि की दूरी आर है, त्रिज्या आर है, और ये हमारा सेंटर ओ है। अब इसका जो वर्किंग स्टेप है वो थोड़ा चेंज होगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि गोला जो होता है वो एक समान पृष्ठ होता है। कैसा, एक समान पृष्ठ होता है। यहाँ पर जो आवेश वितरण होता है वो चारों तरफ एक समान होता है, मतलब इधर इधर चारों तरफ एक समान आवेश का वितरण होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, चारों तरफ आवेश का वितरण कैसा होगा, एक समान रहता है। इसलिए हमें यहाँ अभी तक हम आवेश घनत्व मांग रहे थे, कभी सिग्मा कभी लैम्डा, लेकिन अब हमें यहाँ आवेश घनत्व मानने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्योंकि हमें तीन विद्युत क्षेत्र नहीं मिल रहे हैं भाई, बेलन हम ले रहे थे, बेलन में तीन पृष्ठ मिल रहे थे। ठीक है, और तीनों पे अलग अलग हमें निकालना पड़ रहा था। यहाँ पर हमें केवल एक ही पृष्ठ मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बेलन के क्या होते थे, तीन पृष्ठ होते थे, लेकिन गोला सिंगल सरफेस होता है। और गोला एक ऐसा 3 डायमेंशन बॉडी है जिसमें सिंगल सरफेस होती है, केवल और केवल गोला होता है। ऐसा सिर्फ एक गोला ही ऐसी चीज है जो 3 डायमेंशन है और सिंगल सरफेस होती है। इसीलिए ये कहा जाता है, और ये 100% सही भी है, कि गोला जो होता है मिनिमम एरिया कवर करता है। क्या करता है, गोला हमेशा मिनिमम एरिया कवर करता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको आवेश देंगे तो इसके चारों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसको चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, और उसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने मान लिया इसके चारों ओर एक ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये एक हमने मान लिया, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। और इसके किसी बिंदु P हमने मान लिया, इसके इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और वही हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें ये जो इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और ये हमने मान लिया अभी P है। और इस पॉइंट की केंद्र से दूरी की अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से केंद्र की दूरी जो है वो हमारी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, क्या मान लिया, इस पॉइंट की केंद्र से दूरी क्या है, स्मॉल r है, सॉरी। ठीक है, इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, कोई पॉइंट P है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, यही हमें निकालनी है। ठीक है,
हमने मान लिया कि जो बाहर ये विद्युत क्षेत्र वाला गोला है इसकी त्रिज्या क्या है, r है। लिख दे क्या, देखो वरना बाद में तुम लोग भूल जाओ, ठीक है। यहाँ से p हटा दे रहे हैं, p हम यहाँ पर पॉइंट कर दे रहे हैं, ओके। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई है। अब बात आती कि अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ क्योंकि 3 प्रश्न तो है नहीं और ना ही हमें मानने हैं, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे बिंदु P पर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, गणना, कैलकुलेशन मतलब क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो बिंदु P पर जो हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे सबसे पहले, पॉइंट P पर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। अब क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 तो है नहीं, तो सीधा सीधा हम क्या मान लेंगे, फाई ई, क्या मान लेंगे, फाई की। फार्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई हमारा ई है, डी एस मान लिया पृष्ठ एस है, ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ हम बात करेंगे कॉस थीटा की बात। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, देखो ये जो है कोण, ये हमारा 90 डिग्री होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होगा। क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या ही तो गई आगे, क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि के लंबवत होती है। क्या होती है, त्रिज्या हमेशा परिधि के लंबवत होती है। किसी वृत्त की बात करें तो उसकी त्रिज्या हमेशा जो उसकी परिधि होगी उसके लंबवत होती है। तो ये इसके क्या हो गई, 90 डिग्री पे। तो जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 90 डिग्री। हम सिर्फ अभी इन दोनों के बीच कर रहे हैं, हम इस थीटा की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और पृष्ठ की दिशा एक दूसरे के कैसे है, तो ये कैसे एक दूसरे के लंबवत है, मतलब एक दूसरे के कैसे हैं। तो हमने क्या बताया था, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों, तो हमने क्या बताया था, ये पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और लंब कैसे डाल रहे थे हम, ऐसे। तो जो लंब और इसके बीच में कोण होता है तो वहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये हम बता चुके थे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, ई एस। अगर हम एस की बात करें तो एस हमारा यहाँ पर क्या है, एस क्या है, तो एस गोले का वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है, लिख लो, क्योंकि चूंकि एस गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, फाई ई। मतलब पॉइंट पी पर जो फ्लक्स की संख्या है वो कितनी है, इतनी है। तो कितनी है, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये है पृष्ठ P से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, अब सीधे हम उठाएंगे गॉस की प्रमेय। क्या उठाएंगे, गॉस की प्रमेय से। ये हिंदी में जो लिखा होता है वो लिखा होता है गाउस, ठीक है, गाउस की प्रमेय से, ठीक। वो क्या होती है, गॉस की प्रमेय का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने फाई ई की वैल्यू निकाल ली है, तो निकाल लो। फाई ई की वैल्यू हमें पता है क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या करेंगे, ई को इधर रखेंगे, बाकी सबको उठा के उधर कर देंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, तो ये हो गया हमारी क्या, किसी गोली पृष्ठ पतली गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम इस तीव्रता की बात करें तो ये 3 तरह की है, ठीक है। तो ये कौन सी थी,
हमारी पहली थी। 1 मिनट, ठीक है, ये हमारी कैसी थी, पहली थी। जब पॉइंट P गोले के बाहर हो, ये कब था, पहला पॉइंट था क्या, जब पॉइंट P गोले के बाहर हो, ठीक। ओके, देखो यार, इसको अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसको हम साफ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि हमें अभी इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वहीं से सोच रहे हैं इसको आप लोग समझ लेना, ठीक है, उससे फ़ायदा रहेगा। हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने फाई ई की वैल्यू निकाली है e इंटू 4πr², ठीक है। तो यहाँ फिर हमने लिखा गॉस की प्रमेय से जब हम लिखाएंगे तो फाई इक्वल टू हो गया Q/ε0। तो हमें फाई ई की वैल्यू हमें पता है, तो वो क्या है हमारी 4πr² इंटू ई इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ से अगर हम निकाल के यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें आगे जरूरत है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, इसीलिए ई इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये कब है, जब पॉइंट P गोले के बाहर, ठीक। ये मैंने क्यों नहीं साफ किया है, क्योंकि इसे छोटा छोटा क्यों कर दिया, इसकी भी हमें आगे जरूरत, एक पॉइंट बताएंगे वहां जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट, अब देखो ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा था पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पढ़ी थी, जब पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यही होती है, ठीक है। ये क्या है, किसी जब पृष्ठ के बाहर पॉइंट P स्थित हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। अब यहां पर क्या था, पॉइंट P हमारा पृष्ठ के बाहर था। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, जब पॉइंट P गोले के पृष्ठ पर हो, कब हो, यहां पे आगे लिख लो, P सेकंड है, P गोले के पृष्ठ पर हो जब, ठीक है, जब P कब हो, कहाँ हो, गोले के पृष्ठ पर। तो देखो कुछ नहीं होगा, जब P उठ के मान लो आपका यहाँ आ जाएगा, हमने मान लिया यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो R होगा वो हो जाएगा R के बराबर। तो कुछ नहीं होगा, जहाँ, सॉरी यार 1 मिनट, ये जहाँ जहाँ स्मॉल r लिखा वहाँ पे कैपिटल R लिख लो, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा, नहीं सही है, स्मॉल ही R है, अब कैपिटल R होगा ना, ठीक है। R क्या हो जाएगा, जो स्मॉल r है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि ये हो जाएगा आपका, ठीक है, जब पृष्ठ पर होगा तो ये हो जाएगा, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं क्या, तो E जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पे R कौन सा हो जाएगा, कैपिटल वाला, बस इतना सा फर्क आएगा। अब इसका जो तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा पॉइंट है कि P गोले के अंदर हो, कहाँ हो, गोले के अंदर, ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। जब P गोले के अंदर हो, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, जब पॉइंट P गोले के अंदर हो, तो जब हमारा पॉइंट P गोले के अंदर आ जाए तो यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, बात ध्यान ये रखने वाली है कि गोले के अंदर जो आवेश Q होता है वो क्या हो जाता है, आवेश शून्य होता है, क्योंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, आवेश हमेशा गोले की परिधि पर रहता है। गोले के अंदर आवेश Q की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि जब किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश केवल और केवल उसकी सतह पर उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बाहर बनता है। आवेश क्या होता है, सतह पर उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र उसके बाहर उत्पन्न होता है। और जब हमारा Q की वैल्यू फिर यहाँ पर 0 हो जाएगी, हमने इसको आवेश Q दिया है, और जब Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये चीज समझ में आई।
चूंकि आवेश जब गोले के अंदर की बात करें तो गोले के अंदर आवेश का मान हो जाता है 0। ठीक है, तो जब आवेश का मान 0 हो जाता है, यहाँ आवेश का मान हम 0 रखेंगे तो हमारी विद्युत क्षेत्र की अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर आने पर 0 हो जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का स्थापना। क्या है, इसी वजह से बस इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने ये नहीं हटाया था। ठीक है, लेकिन नीचे वाले अभी हम 2 पॉइंट हटा दे रहे हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा इतने में ये वाला पॉइंट जो तीसरा है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट जो सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट अब हम बताने जा रहे हैं ये एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम की स्थापना। कूलाम, देखो हम शॉर्ट में लिखे थे कूलाम के है, कूलाम के नियम की स्थापना। ठीक है, स्थापना ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये आपके एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि गॉस की नियम के सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करो। तो जब हमने वास्तव में कूलाम का नियम तो पढ़ रखा है, अब हम उसका क्या करना है, सत्यापन करना है। और किसकी सहायता से करना है, हमें वो सत्यापन हमें करना है अब गॉस की प्रमेय की सहायता से। और जब गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन पूछेगा तो आपका टॉपिक कौन सा पूछ रहा है, ये वाला, एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि यहां तक तो टॉपिक सेम रहेगा, इसके बाद केवल 2 लाइनें होंगी और वहां से आपका पूरा काम हो जाएगा। क्या करना है आपको, देखो तो पहले तो जब पूछेगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करनी है तो इतना सब कुछ करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद ये टॉपिक कॉपी करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि क्या मानेंगे कि जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इस पर कोई बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। क्या है, कोई बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। सिर्फ इतना हमें कंसीडर कर लेना है अपनी तरफ से। क्या कर लेना, इतना सब कुछ करने के बाद जब पूछे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए, तो सब पूरी ये डायग्राम बनाएंगे, इसको लिखेंगे और वहाँ पर सिर्फ एक लाइन जोड़ेंगे कि मान लिया पॉइंट, इतना लिखने के बाद यहाँ तक E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे, पहले फ्लक्सों की संख्या निकाल ली, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसी के आगे से हम स्टार्ट कर दें, क्या, माना PONT पॉइंट P पर कोई एकांक आवेश Q0 रखा है। क्या कर लिया कि हमने मान लिया कि पॉइंट P पर कोई एक बिंदु आवेश, कैसा, एकांक आवेश नहीं, बिंदु आवेश, ठीक है, सॉरी, कोई बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कॉपी करेंगे तो इसके कॉपी पूरा करने के बाद ये लाइन यहाँ इसके बाद जोड़ेंगे कि मान लिया हमने कंसीडर कर लिया कि पॉइंट P पर कोई बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। और इसकी पहली कंडीशन में जब क्या है, बिंदु P विद्युत आपके गोले के बाहर है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब हमने क्या करेंगे, तो पीछे वाला पूरा कॉपी करने के बाद लिखेंगे कि माना पॉइंट P पर कोई बिंदु आवेश P उपस्थित है, तो Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यदि P पर Q0 आवेश है तो Q0 पर लगने वाला बल क्या लिखोगे, इसलिए बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो बल क्या होता है,
हमने आपको बताया था किसी भी बिंदु आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, किसी भी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश हमारा क्या है यहाँ पर Q0 बिंदु आवेश है, और इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा F इक्वल टू, यही होगा F इक्वल टू Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। बस सॉल्व करके लिख दो, क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। और यही हमारा क्या था, यही हमारा क्या था, यही हमारा कूलाम का नियम है। यहीं पर लिख दोगे, यही हमारा कूलाम का नियम है। और कूलाम का नियम क्या कहता है, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की गुणनफल की, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम ने कहा था, और वही यहाँ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही हमारा कूलाम का नियम है। क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया प्रूव्ड, हमने सत्यापन कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमने केवल ऊपर इसको रखा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि किस तरीके से और कैसे इसको करना है। कुछ नहीं करना है, एक समान आवेशित गोली को उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग हटाना है, ग्रास की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। माना कोई हमारे पास एक गोली कोष है जिसकी त्रिज्या r है, इसके बाहर जो विद्युत क्षेत्र है उस पर एक पॉइंट P रखा है, पॉइंट P की इसके केंद्र से दूरी स्मॉल r है। ठीक है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो पॉइंट P पर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद फ्लक्सों की संख्या को उठा के रख देंगे गॉस की प्रमेय में, तो यहाँ से हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद लिखेंगे कि माना पॉइंट P पर कोई बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम में प्रदर्शित कर देंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। तो आवेश क्या है Q0, तो F इक्वल टू Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। बस उठा के इसको यहाँ कर दिया, और कूलाम का नियम हमारा यही कहता है। इसके अलावा कुछ और था कूलाम के नियम में? नहीं था, बस जरा सा टॉपिक था, केवल 2 लाइन लिखनी थी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, एक हमारे पास स्पेशल केस है, और इस केस के बाद हमारा यहीं से आज का टॉपिक बंद हो जाएगा, और ये हमारा चैप्टर का और हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है। चलो देखते हैं क्या है। अब है जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है दो समांतर चादरों के कारण, दो आवेशित समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या है, दो हमारे पास पतली चादरें हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, उसके कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का। क्या टॉपिक है, दो समांतर आयताकार, लिखो हेडिंग डालो, दो समांतर आयताकार चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, दो समांतर आयताकार चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक स्पेशल केस है, क्यों है ये अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जब आप कैपेसिटर संधारित्र पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको वहां पर काम आएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप संधारित्र पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये टॉपिक काम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दो आयताकार चादरों का मतलब क्या हुआ। उस दिन मैंने एक पेपर फाड़ा था, गायब हो गया आज। चलो, एक ये पेपर पड़ा है मेरे रूम पे। ठीक है, तो ये देखो, ये पेपर है, हमने इसको 20 से फाड़ लिया। ठीक, ओके।
ये क्या है, दो आयताकार चादर हैं और ये दोनों कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। क्या है, आयताकार चादर हैं और इस तरीके से रखी हुई हैं। और जब इनमें हम बात करें क्या, जो इसमें अब विद्युत क्षेत्र होंगे वो तीन जगह उत्पन्न होगा, एक इधर, एक बीच में और एक इधर, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, फिगर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, फिगर का निर्माण करेंगे। पैर के नीचे आ रहा है, चलिए ठीक है। तो समझ में आया, एक चादर ये है आयताकार, एक चादर ये है और दोनों कुछ इस तरीके से एक दूसरे के समांतर रखी हैं। तो जब यहां पर हम दोनों चादर रखेंगे, ठीक है, तो तीन क्षेत्र का निर्माण करती हैं। किसका, तीन क्षेत्र का निर्माण, ठीक है। तो तीन क्षेत्रों का निर्माण करेंगी चूंकि अगल बगल रखी हैं, ठीक है। तो हम देखो मान लेते हैं एक चादर ये है, ठीक है, और एक चादर ये है। दो आयताकार चादरें हैं, ठीक है। ये चादर ए है आपकी और ये चादर बी है, इस तरीके से रखी हुई है। हमने मान लिया कि इसका चादर ए का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा ए है और चादर बी का जो आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा बी है। ओके, आयताकार आवेश घनत्व जो मान लिया चादरों का सिग्मा ए है और इसका सिग्मा बी है। मान लो दोनों चादरों के बाईं ओर माइनस माइनस चार्ज है। क्या है, ऋणात्मक चार्ज होगा। तो जब बीच में दूसरे क्षेत्र का निर्माण होगा तो एक मिनट रुकना, ठीक है। ठीक है, दो चादरें आपकी रखी हैं। हमने मान लिया पहले का आवेश घनत्व सिग्मा ए है, दूसरे का आवेश घनत्व सिग्मा बी है, ठीक है। तो जब इसे आवेश दिया जाएगा तो इसके एक तरफ देखो प्लेट के, ये है प्लेट, हमने उस दिन बताया प्लेट के एक तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनात्मक आवेश आएगा और दूसरी तरफ ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो हमने मान लिया दोनों प्लेटों के बाईं ओर, दोनों प्लेटों के बाईं ओर ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो अगर इसके बाईं ओर हम बात करें तो इस तरफ बात कर लें, तो यहां भी ऋण आवेश, यहां भी ऋण आवेश, ठीक है, हो गया। और जब दोनों तरफ बाईं ऋण आवेश है तो दोनों के बाएं तरफ ऋण आवेश है, तो पहले क्षेत्र का जो निर्माण होगा ये दोनों, देखो पहले क्षेत्र का जो निर्माण होगा ये दोनों के बाईं तरफ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। यहां पर अगर इस साइड बात करें तो यहां पर इसका हो जाएगा प्लस और इसका हो जाएगा माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। यहां पर अगर बात करें तो दोनों का दाहिनी ओर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस चार्ज। नहीं समझ पाए, भाई देखो दोनों प्लेटों का ये बाईं ओर है, तो दोनों के बाईं ओर इधर माइनस माइनस हो गया, बीच में एक का प्लस रहेगा एक का माइनस रहेगा और पीछे की साइड दोनों में प्लस प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। हमने मान लिया प्लेट, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसकी E2 है और इसकी E3 है, ठीक। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा क्या, आ गया ना, ठीक है। तो जो हमने इस तरीके से आयताकार चादरों को पढ़ा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, हमने पढ़ा था आयताकार चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाली थी वो हमारी क्या निकली थी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने निकाला था एक अभी इसके पहले, आयताकार चादर के कारण, पतले आयताकार आवेशित पतले आयताकार चादर के कारण, आयताकार चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो क्या निकाली थी हमने, E इज इक्वल टू निकाली थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट निकाली थी, सिग्मा अपान। तो अब हम यहां पर बात करेंगे, तो
इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर E1। तो E1 क्या निकालेंगे? इसकी सिग्मा ए है, इसकी सिग्मा बी है, तो दोनों कैसे हैं यहाँ पर? ऋणात्मक। तो माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले क्षेत्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी क्या हो जाएगी? E1 इक्वल टू ये हो गई। अब मध्य वाले भाग पर अगर बात करें, बीच वाले क्षेत्र पर या दूसरे क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 होगी, एक हो जाएगा प्लस ए सिग्मा ए, दूसरा सिग्मा बी माइनस में अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 लाइन का है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? बिंदु तीसरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2। ये हो गई हमारे तीनों क्षेत्रों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आयताकार चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 पॉइंट थे, तीनों पे अलग अलग निकली, E1 E2 E3। ओके। अगर देखो, अगर अब आप निकालना चाहो आयताकार पतली टोटल, देखो E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, कुछ मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको पूरे का 2 एप्सिलॉन निकाल लूँ और तीनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी और प्लस सिग्मा ए और प्लस सिग्मा बी, तो क्या आएगी? देखो सिर्फ सिग्मा ए और प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 आएगी। सिग्मा ए कैंसिल, सिग्मा बी कैंसिल, तो क्या आई? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 विद्युत ये हैं आपके पास, ठीक है। तो जो क्या होगा? विद्युत घनत्व जो है हमारा 2 थे, तो क्या हो जाएगा? ए और प्लस बी दोनों ऐड होकर के आएगी, ठीक है। यही चेक कर रहे थे आएगा कि नहीं आएगा। ओके, चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे आज का ये चैप्टर और आज का टॉपिक दोनों समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्या? न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, किसका? विद्युत आवेश, चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश एंड क्षेत्र, मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।